हाय गाइस, दिस इज गुलजार खान एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बियॉन्ड द फोर वर्नास, जिसका पहला पार्ट है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो है बियॉन्ड द फोर वर्नास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पार्ट में क्या बताया गया है कि चार वर्णों के अलावा भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो वर्ण सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो सोसाइटी का पार्ट थी, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए। तो उन सब के बारे में हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहा है। तो उसकी डाइवर्सिटी को देखते हुए यहाँ पर हमेशा से ऐसी पॉपुलेशन रही हैं और रह रही हैं जिनकी सोशल प्रैक्टिसेस ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं थी, यानी कि जो ब्राह्मण्स ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे उनको वो लोग फॉलो नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों को संस्कृत टेक्स्ट में ऑड बताया गया है, अनसिविलाइज्ड बताया गया है और एनिमल लाइक बताया गया है। ऑड मतलब कि ये लोग जो है वो बहुत अजीब हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, इन्हें रहने सहने का तरीका नहीं आता है ना। और उन्हें एनिमल लाइक बता दिया गया है, यानी कि वो जानवर के जैसे हैं। जानवरों का क्या काम होता है? सोना, खाना, पीना और फिर से सो जाना। तो इन लोगों का कंपैरिजन एनिमल से कर दिया गया है, राइट। अब एग्जाम्पल के लिए इनमें कौन लोग आ जाते हैं? इनमें आते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो लोग जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अब जब जंगलों में रहेंगे तो वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह तो कर नहीं सकते हैं, अपना पेट कैसे पालेंगे? वो खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे? यानी कि उनका मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्या होगा? जीने के लिए वो क्या करेंगे? हंटिंग करेंगे, शिकार वगैरह करेंगे। उसके अलावा वो गैदरिंग करेंगे, यानी कि फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे फ्रूट हो गया, हनी हो गया, उसे वो इकट्ठा करके रख लेंगे अपने पास में, ज़रूरत पड़ने पर उसे खा लेंगे। तो यही तो उनका मेन काम होगा ना फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। तो इनके काम की वजह से ही इन्हें ऑड, अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक बताया गया है। इन्हीं फॉरेस्ट ड्वेलर्स में एक कैटेगरी आती है, वो है निषाद कैटेगरी। ठीक है, तो इसी निषाद कैटेगरी से जो एकलव्य है वो बिलोंग करता था। तो एकलव्य कौन था? देखो, एकलव्य की कहानी क्या है पहले वो सुन लो। तो एकलव्य भी जंगलों में रहता था, निषाद कैटेगरी से बिलोंग करता था, है ना। बचपन से ही उसे तीर अंदाजी का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो गुरु द्रोणाचार्य से सीखे, क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो उस टाइम के सबसे महान गुरु और तीरंदाज के ट्रेनर भी थे। ठीक है, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे ना, वो कौरवों और पांडवों, पांडव में जैसे कि अर्जुन हो गया, वो उनको सिखाते थे, उनके टीचर थे वो। एक दिन एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि गुरुजी, मुझे भी आपका शिष्य बनना है, आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं भी तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि तुम तो निषाद जाति के हो, मैं केवल राजा के पुत्रों को सिखाता हूँ। एकलव्य को बहुत दुख हुआ, पर उसने जो है हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो जंगल लौट गया वापस से, और वहाँ उसने क्या किया? द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई उसने। उस मूर्ति को अपने सामने रख लिया, उन्हें अपना गुरु मान लिया। ठीक है, और रोज उसी मूर्ति के सामने वो प्रैक्टिस करने लगा। उसने बहुत मेहनत की और एक बहुत बड़ा वो तीरंदाज बन गया, अर्जुन से भी ज्यादा बेटर वो तीरंदाज बन गया। अब क्या होता है कि एक दिन जो गुरु द्रोणाचार्य थे और अर्जुन जो था, वो दोनों जंगल घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से भरा हुआ है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी है। तो अर्जुन हैरान हो गया ये देखकर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। द्रोणाचार्य ने पूछा, ये तीर किसने मारा है? तब एकलव्य सामने आया और बोला, गुरुजी, मैं हूँ एकलव्य, मैं आपका शिष्य हूँ और मैंने ही ये तीर मारे हैं। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य तो बहुत बड़ा तीरंदाज बन गया है। अर्जुन को उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े तीरंदाज बनोगे। तो द्रोणाचार्य को लगा एकलव्य अर्जुन से आगे ना निकल जाए, वरना उनका वादा टूट जाता। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांग ली, और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने मांगा कि एकलव्य, तुम मुझे अपना हाथ का अंगूठा दे दो, दाहिने हाथ का, राइट हैंड का अंगूठा दे दो तुम मुझे। एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया। तो उसने अपने गुरु के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण दिखाया। भले ही गुरु ने मना कर दिया हो कि नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानता हूँ, लेकिन एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें अपना गुरु माना और गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा तक उन्हें काट कर दे दिया। तो एकलव्य की कहानी बताती है कि टैलेंट होने के बाद भी कास्ट के बेसिस पर भेदभाव होता था, है ना। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के अलावा और किसे सस्पिशन के साथ में देखा जाता था, यानी कि नीची निगाहों से उन्हें देखा जाता था कि ये लोग बहुत बेकार हैं, नीचे लोग हैं। इस तरह से देखा जाता था नोमैडिक पास्चुरलिस्ट को। नोमैडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, घुमंतू टाइप जो होते हैं,
और पास्चुरलिस्ट वो जो अपने जानवरों को पालते हैं, उन्हें चराते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर। तो नोमैडिक पास्चुरलिस्ट का मतलब यही हो गया कि वो सेटल्ड नहीं होते हैं एक जगह पर, आज कहीं हैं, दूसरे दिन कहीं और होंगे, तीसरे दिन कहीं और होंगे। तो ये घूम घूम कर जो है अपने जानवरों को चराते रहते हैं। और इसीलिए इन नोमैडिक पास्चुरलिस्ट को सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के फ्रेमवर्क में नहीं रखा जा सकता है आसानी से। क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि सेटल होने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए ताकि उसमें कुछ उगाया जा सके। दूसरी बात, क्लाइमेट भी तो अच्छा होना चाहिए ना, सिर्फ सॉइल से काम थोड़ी ना चलेगा। तो जहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी ना, वहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड लोग होंगे जो एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। लेकिन नोमैडिक पास्चुरलिस्ट के आगे ये प्रॉब्लम रहती है, ये चैलेंज रहता है कि इनकी मजबूरी रहती है एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह में रहते हैं जैसे कि डेजर्ट एरिया हो गया, जहाँ पर बहुत कम जो है वो वेजिटेशन होता है, घास वगैरह होती है, ऐसी जगह पर ये रहते हैं। तो जैसे कुछ टाइम तक ये एक जगह पर रहे, वहाँ पे अपने जानवरों को चराया, अब यहाँ की घास खत्म हो गई तो अब इन्हें यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा ना, दूसरी जगह ये जाएंगे, तब वहाँ की घास खत्म हो जाएगी तो फिर इन्हें और कहीं जाना पड़ेगा। तो ये इनकी मजबूरी होती है एक जगह से दूसरी जगह घूमना। और अगर ये कोशिश करें भी कि चलो यहाँ पर सेटल हो भी जाते हैं, तो यहाँ पर कंडीशंस ही ऐसी नहीं है कि ये एग्रीकल्चर कर सके। ना यहाँ पर पानी ज़्यादा अवेलेबल है, ना यहाँ की सॉइल अच्छी है, ना क्लाइमेट अच्छा है, इसीलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी इन्हें नीची निगाहों से देखा जाता था। और कौन लोग होते थे जिन्हें नीची निगाहों से देखा जाता था? वो होते थे जो नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेजेस बोलते थे, यानी कि संस्कृत के अलावा जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो सब लोग बेकार हैं एकदम। उन्हें मलेच्छास बोला जाता था, यानी कि असंस्कारी या बाहर के लोगों ने बोला जाता था। जैसे कि कोई द्रविड़ लैंग्वेज बोल रहा है, कोई ट्राइबल लैंग्वेज बोल रहा है, तो उन्हें नीची निगाहों से देखा जाता था। ठीक है, पर इस सब के बावजूद भी इन सब में आइडियाज़ और बिलीव्स का एक्सचेंज होता था। यानी कि जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी और ये जो ट्राइबल सोसाइटी थी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, अलग अलग लोग अभी हमने देखे, इन सब के बीच में आइडियाज़ का, बिलीव्स का, इन सभी की शेयरिंग वगैरह होती थी। तो इनके रिलेशंस का जो नेचर था ना, वो महाभारत की कुछ स्टोरीज में दिखाया गया है। जैसे कि एकलव्य की कहानी, इसी का ही तो एक एग्जाम्पल है कि एकलव्य जो था वो मतलब उसे जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो नीचा समझते थे कि ये निषाद कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसीलिए मैं इसे नहीं सिखाऊंगा कुछ भी। और जो द्रोणाचार्य थे वो राजाओं के यहाँ पर सिखाया करते थे। तो दोनों का रिलेशन किस तरीके का बन रहा है, उसका नेचर कैसा है, वो महाभारत में दिखाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बियॉन्ड द फोर वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कुछ लोगों को ब्राह्मणिकल समाज ने सिर्फ बाहर ही नहीं रखा बल्कि उन्हें अनटचेबल बना दिया। ये वो लोग थे जो ऐसे काम करते थे जिन्हें इम्प्योर या पोल्यूटिंग माना गया था। तो वो हम इस हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मण्स कुछ लोगों को जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम जो था, उससे बाहर का समझते थे। तो उन्होंने उन्हें वर्ण सिस्टम के बाहर तो रखा ही, इसके साथ ही साथ उन्होंने एक शार्पर सोशल डिवाइड डेवलप किया। मतलब सोशल कैटेगरीज में भी और ज़्यादा डिवीजन कर देना, और ज़्यादा बताना कि तुम बहुत ज़्यादा नीचे हो, तुम बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो, इस टाइप का डिवीजन उन्होंने कर दिया। और उन्होंने एक सोशल कैटेगरी निकाली जिसका नाम था अनटचेबल्स। अनटचेबल मतलब जिन्हें छूने से भी हम अपवित्र हो जाएंगे, इस टाइप की कैटेगरी इन्होंने निकाली। अब ये उन्होंने किस बेसिस पर किया? उन्हें लगता था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली वो एक्टिविटीज़ जो कि रिचुअल्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, यानी कि जो रीति रिवाज परफॉर्म किए जाते हैं, जो यज्ञ वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, वो सैक्रेड होते हैं, वो पवित्र होते हैं, प्योर होते हैं, राइट। तो कुछ एक्टिविटीज़ तो प्योर हैं। तो जो लोग अपने आप को प्योर बोलते थे कि हम लोग प्योर हैं, प्योर एक्टिविटीज़ करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, वो उन लोगों से फूड नहीं लेते थे जिन्हें अनटचेबल कैटेगरी में रखा गया था। फूड तो क्या, अगर वो उन्हें देख भी लेते थे ना अनटचेबल्स को, तो वो ये मानते थे कि हम इम्प्योर हो गए, हम अपवित्र हो गए। इस लेवल तक का सोशल डिवाइड क्रिएट हो चुका था उस टाइम पीरियड पर। तो जो प्योरिटी एस्पेक्ट हमने देखा कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो प्योर होती हैं, उसके अपोजिट अगर हम देखें तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिन्हें पर्टिकुलरली पोल्यूटिंग बोला जाता था कि अगर ये एक्टिविटीज़ कर ली तो वो इंसान पूरी तरह से पोल्यूट हो जाएगा।
तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हुआ करती थी? इनमें हुआ करता था कॉर्प्सेस को हैंडल करना। कॉर्प्सेस मतलब जो लाश होती हैं, मरे हुए लोग होते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता है, उन्हें जलाना वगैरह ये जो अनटचेबल्स थे वही करते थे। जो डेड एनिमल्स थे उनको इन्वायरमेंट से निकालने का काम, उन्हें साफ करने का काम ये अनटचेबल्स ही करते थे, तो इसीलिए इन्हें पॉल्यूटिंग बोला जाता था। तो जो लोग ऐसे काम करते थे उन्हें चांडाल्स कहा जाता था। और इन चांडाल्स को जो हायरार्की थी ना, उनमें सबसे नीचे रखा जाता था। इनका टच और कुछ कुछ केसेस में उनको देखना तक पॉल्यूटिंग माना जाता था। लेकिन इन्हें पॉल्यूटिंग मानेगा कौन? वो लोग मानेंगे ना जो सोशल ऑर्डर में अपने आप को टॉप पर समझते थे, जो अपने आप को प्योर समझते थे। वो लोग अगर इन्हें देख लेंगे तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे, इन्हें छू लेंगे तो पॉल्यूट हो जाएंगे, इनके हाथ से कुछ खा पी लेंगे तो पॉल्यूट हो जाएंगे। तो जो मनुस्मृति है ना, उसमें चांडाल्स की ड्यूटीज बताई गई हैं कि इन्हें क्या क्या काम करने होते थे। तो पहली बात तो ये है कि इन्हें विलेज से बाहर रहना पड़ता था, मजबूरन बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल डिवाइड क्रिएट कर चुके थे ब्राह्मण्स। जो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स होते थे, यानी कि जो बर्तन लोगों ने यूज़ करके फेंक दिए हैं, उन फेंके हुए बर्तन का ये लोग यूज़ करेंगे, जो चांडाल्स थे वो यूज़ करेंगे। जो मरे हुए लोग हैं उनके कपड़े पहनेंगे, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स जो पहनेंगे वो आयरन के पहनेंगे, लोहे के ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, क्योंकि सजने संवरने का शौक तो देखो सभी को होता है, ठीक है। अब इनके पास में सोने वगैरह का एक्सेस तो था नहीं, चांदी तक भी नहीं ये पहन सकते थे, तो इसीलिए फिर ये क्या करते थे, ये लोहे से ही अपने गहने वगैरह बना लेते थे, तो ये वही पहनते थे। अगला, जो विलेजेस थे, जो सिटीज़ थी, उनमें रात में ये वॉक नहीं कर सकते थे, ये वहाँ आ जा नहीं सकते थे। और जो इनका मेन काम था वो ये था कि जिनका कोई भी रिलेटिव ना हो उनकी बॉडीज़ को डिस्पोज करना, उन्हें जलाना, है ना, एग्जीक्यूशनर के रूप में काम करना, मतलब जलाकर रस्सियाँ वगैरह बहाना, जो भी होता है वो सब काम ये चांडाल्स ही करेंगे जिसका कोई भी रिलेटिव ना हो। तो ये सारी बात हो रही थी लगभग 6th सेंचुरी BCE की, है ना। बहुत बाद में चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क आता है एक, जिसका नाम था फाहियान, जो कि लगभग 5th सेंचुरी CE में आता है, लगभग 1000 साल बाद, राइट। तो इसने क्या बताया है कि ये जो अनटचेबल्स थे ना, उनके गले में घंटी बांध के रखी जाती थी, ताकि जब वो स्ट्रीट से गुजरे ना तो एक साउंड क्रिएट हो, पता चले कि हाँ जो चांडाल्स हैं, जो अनटचेबल्स हैं, वो यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो लोग उन्हें अवॉइड कर सकें, लोग वहाँ से हट जाएं कि ये लोग निकल जाएंगे तब हम निकलेंगे, वरना अगर हमने इन्हें देख लिया तो हम खुद पॉल्यूट हो जाएंगे। समझ लो किस लेवल तक का भेदभाव होता था उन लोगों के साथ में। तो ये जो इनकी कंडीशंस थी ना अनटचेबल्स की, जिन्हें हम शूद्रास भी बोल सकते हैं, जो वर्ण सिस्टम में सबसे लास्ट में थे, इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है। उस मूवी का नाम है शूद्रा द राइजिंग, ठीक है, इसे देखना ज़रूर। इसमें उनकी जो कंडीशन थी ना, उस कंडीशन को दिखाया गया है कि किस तरह से उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। उनके पीछे एक झाड़ू बांधी जाती थी ताकि जब वो निकलें तो उनके पीछे का जो रास्ता है ना वो साफ होता जाए। मतलब सोच नहीं सकते इस हद तक उनके साथ में भेदभाव किया गया, उनको इतना नीचा दिखाया गया है। बहुत गलत हुआ इन लोगों के साथ में। तो फायान ने तो इस साउंड के बारे में बताया था कि उनके गले में घंटी बांधी जाती थी। फिर एक और चाइनीज़ पिलग्रिम आता है, एक चाइनीज़ यात्री जिसका नाम था ज़ुआनज़ेंग, जिसको हम हिंदी में हुआन सेंग भी बोलते हैं। ये लगभग 7th सेंचुरी में आता है। इसने ये ऑब्जर्व किया जो एग्जीक्यूशनर्स थे ना, मतलब जो बॉडी को जलाते थे, जो स्कैवेंजर्स थे। स्कैवेंजर कौन होते हैं? स्कैवेंजर वो होते हैं जो एनवायरनमेंट में से जो डेड बॉडीज़ होती हैं ना, उनको हटाने का काम करते हैं, उन्हें साफ करने का काम करते हैं। तो ये इंसान भी कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे कि गिद्ध हो गया, वो क्या करता है, डेड बॉडीज़ को खाता है ना। तो जब डेड बॉडी जब इन्वायरमेंट में रहती है ना, तो इससे बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये स्कैवेंजर का काम भी हमारे लिए ही एक इम्पॉर्टेंट काम है, हमारे लिए ही बेनिफिशियल है ये, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नीचे निगाहों से देखा जाता है। तो क्योंकि ये लोग स्कैवेंजिंग का काम करते थे, इसीलिए इनको फोर्स किया जाता था कि तुम्हें सिटी के बाहर रहना ही पड़ेगा। अब वो शौक से थोड़ी ना रहते कि चलो हम शहर के बाहर रहने चलते हैं जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। शौक से नहीं रहते थे वो, उन्हें फोर्स किया जाता था। ये कौन बता रहा है? ये हुआन सेंग या ज़ुआनज़ेंग बता रहा है, ठीक है।
तो हिस्टोरियंस जो हैं वो अब ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अलावा जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, है ना, उन्हें पढ़कर भी वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चांडाल जो थे वो वाकई वैसे ही जीते थे जैसा मनुस्मृति ने लिखा है। क्या चांडाल्स ने डिग्रेडेशन की लाइफ एक्सेप्ट कर ली थी? डिग्रेडेशन की ही लाइफ है ना ये। इस तरीके से उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उनके गले में घंटी बांधी जा रही है, पीछे झाड़ू बांधी जा रही है, उन्हें देखने से लोग अपने आप को इम्प्योर समझ रहे हैं, तो ये डिग्रेडेशन की लाइफ ही हुई। तो इस सबको समझने के लिए अब हिस्टोरियंस नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो थे वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से करस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि उनसे मिलते जुलते हैं। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जैसे कि मनुस्मृति हो गई, है ना, तो जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो मनुस्मृति से मेलजोल खाते थे, लेकिन कभी कभी ये अलग सोशल रियलिटीज भी दिखाते हैं जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे वो। जैसे जो बुद्धिस्ट कहानियां हैं ना, उनमें कभी कभी लो कास्ट वाले लोगों को ज्ञानी या नैतिक व्यक्ति भी दिखाया गया है। तो ये बात हो गई सबऑर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भारत की सोसाइटी हमेशा से डाइवर्स रही है और आज भी है। सभी लोग ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम के अंदर नहीं थे, कुछ लोग बाहर भी थे, जैसे कि फॉरेस्ट डवेलर्स का एग्जाम्पल हमने देखा है ना, उसमें हमने निषाद कैटेगरी को देखा था, और जो नोमैड्स थे वो अपनी अलग लाइफ फॉलो करते थे। लेकिन ब्राह्मण्स के बीच में और इन सभी कैटेगरीज के बीच में आइडियाज़ का एक्सचेंज होता था। कुछ लोगों को अनटचेबल डिक्लेयर किया गया और पॉल्यूटिंग काम उन्हें दिए गए, उन्हें चांडाल्स बोला गया। लेकिन रियल लाइफ जो थी वो थोड़ी अलग भी हो सकती है ना। हम एक फिक्स्ड कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं कि जो ब्राह्मणिकल ग्रंथों ने बता दिया कि ये चांडाल्स का काम था तो उनकी उतनी ही बुरी दशा होगी, ऐसा हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अदर नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, उनमें लो वर्ण के लोगों को एक रिस्पेक्ट भी दी गई है। तो ये दोनों ही पार्ट्स, जो इंटीग्रेशन और सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला जो पार्ट है, ये हमें डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी दोनों को समझने में हेल्प करते हैं। इनइक्वालिटी तो हमने देख ही ली, शूद्रों की क्या कंडीशन थी, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।